नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के शाहीन बाग में यूपी एसटीएफ का छापा पड़ा है। पीएफआई के दफ्तर पर छापा पड़ा है। यूपी एसटीएफ की टीम लगातार यहां पर छानबीन कर रही है और शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर में छापा पड़ा है। यूपी एसटीएफ ने ये छापा मारा है। पीएफआई के दफ्तर में छापा मारा गया है और क्या यहां से निकलकर सामने आता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर कि दिल्ली के शाहीन बाग में यूपी एसटीएफ की टीम पहुंची है और पीएफआई के दफ्तर पर छापा मारा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीरें हैं। पीएफआई का ये दफ्तर है, यहां पर टीम पहुंची है, छापेमारी की जा रही है, तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। क्या यहां से निकलता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन शाहीन बाग में यूपी एसटीएफ का छापा, एक बड़ी खबर, दिल्ली के शाहीन बाग में पहुंची है यूपी एसटीएफ की टीम और पीएफआई के दफ्तर में छापा मारा है। एक डायरेक्टरी थी, वो ईडी वाले लेके गए। ईडी वाले भी ले गए, कुछ एंट्री थी यहाँ पे, वो ले गए हैं, वो ईडी वाले लेके गए। थोड़ी हुई है, वो विद कांटेक्ट है, कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आते हैं, आईबी से रिलेटेड। और कोई चीज है तुम्हारे पास जो और नोट करते हो या आपको तो कहा। तो दिल्ली से बड़ी खबर, शाहीन बाग में छापा मारा गया है। पीएफआई के दफ्तर पर यूपी एसटीएफ की टीम पहुंची है। लगातार यहां पर छापेमारी की जा रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। और शंकर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर, बताइए जरा इस छापेमारी के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ की टीम है वो आज शाहीन बाग आई हुई है। शाहीन बाग इलाके में जो पीएफआई का दफ्तर है, पीएफआई संस्था का जो दफ्तर है, आज दूसरी बार इस दफ्तर में छापेमारी और पूछताछ करने के लिए इस दफ्तर में आई है। और जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले पीएफआई से संबंधित तफ्तीश करने के लिए वो एटीएस की टीम जो है और खासतौर पर नोएडा से आई थी, आज वही टीम आज फिर से पूछताछ करने के लिए आई है। और जिस तरह से हाथरस कांड में जिस तरह से एक कनेक्शन सामने आया था पीएफआई का, पीएफआई से जुड़े हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जब इस मामले की विस्तार से तफ्तीश की गई तो उसके बाद कई और भी कनेक्शन सामने आए थे। और इसी बीच में पिछले महीने में नोएडा, लखनऊ में कुछ लोगों की गिरफ्तारी जब हुई थी, जब उसे पूछताछ किया गया तो उसका भी संबंध जो है पीएफआई के सामने जुटा चला है। लिहाजा उसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज एसटीएफ की टीम आज फिर से सर्च ऑपरेशन करते हुए आज अंजाम दे रही है पीएफआई के दफ्तर में। और ये शाहीन बाग की अगर बात करें तो शाहीन बाग जो जामिया इलाके में पड़ता है और इसी जगह पर जो उसका दफ्तर है वहाँ पे इस छापेमारी को अंजाम दी जाए। बहुत शुक्रिया शंकर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं हाथरस केस से जुड़ी हुआ ये मामला है और इसी को लेकर शाहीन बाग में यूपी एसटीएफ की छापेमारी पीएफआई दफ्तर पर चल रही है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस पर ही कुछ मकानों पर कब्जा करने का आरोप लगा है। देखिए क्या है कानपुर की गंगापुर कॉलोनी का ये पूरा मामला। कानपुर पुलिस पर बड़े आरोप लगे हैं। आरोप है कि गंगापुर कॉलोनी के कुछ घरों पर पुलिस ने कब्जा जमा लिया है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन आरोप यही है। पीड़ितों का कहना है कि केडीए द्वारा मिले उनके घरों में पुलिस चौकी खोल ली गई है, जिसको खाली कराने के लिए पीड़ित लगातार कानपुर विकास प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं और केडीए सिर्फ पुलिस को चिट्ठी लिखकर खाना पूर्ति कर रहा है। पीड़ित मकान मालिकों का कहना है कि घर होने के बावजूद वो किराए के मकानों में रहने को मजबूर है, मतलब हक किसी और का और कब्जा किसी और का। हालांकि इसके इतर अगर दूसरे पक्ष की सुने तो पुलिस चौकी में काम कर रहे पुलिस कर्मियों का कहना है कि ये चौकी यहाँ पिछले 10 साल से है। तो क्या करे भैया, अब पुलिस से लड़ नहीं पाई? पुलिस तो कौन लड़ी पाया है? पुलिस से आप लड़े लोगे। अभी चौकी यहाँ 10-15 साल से स्थापित है। अभी मैं आया हूँ और इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं। मतलब जिनको ये कॉलोनी आवंटित हुई है वो किराए के मकान पर रहने को मजबूर हैं और आवंटित जमीन पर चौकी बैरक सब बन गया। मुंशीपुलिया में किराए के मकान पर बाबूराम निषाद और उनका परिवार एक ही कमरे में रह रहा है। गुंजन बिहार में बुद्ध प्रकाश भी किराए पर रहकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं और ऐसा ही कुछ हाल राम स्वरूप सिंह और उनके परिवार का भी है। पता कि मैया तो चौकी है, हमें क्या मालूम, ये तो बाद में पता चला कि वो चौकी है।
आरोप पुलिस पर लगे हैं। लोगों का कहना है कि बड़े अरमानों से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने केडीए से कॉलोनी ली थी। 2014 में रजिस्ट्री भी करा ली, मगर आज तक वो लोग अपने मकानों में शिफ्ट नहीं हो पाए। खैर, पुलिस कह रही है कि इन हालातों में वो जाएं तो कहां जाएं। पिछले 15 सालों से जगह पर पुलिस चौकी है। फिलहाल इस मामले में केडीए के आला अधिकारी भी कुछ नहीं बोल रहे। देखना होगा कि इस मामले का हल आखिर कब तक और कैसे निकलता है। यदि आपके मकान पे कोई कब्जा कर ले तो आप कहीं ना कहीं पुलिस की शरण में जरूर जाएंगे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। मगर जब पुलिस ही आपके मकान पर कब्जा कर ले तो आप क्या करेंगे और अपनी गुहार लगाएंगे तो लगाएंगे कहाँ? ऐसा ही कुछ देखने को मिला कानपुर में, जहाँ केडीए ने आवंटियों को मकान तो जरूर आवंटित कर दिया, मगर उन स्थानों पर पुलिस चौकियाँ स्थापित हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये आवंटी अपनी गुहार लगाएं तो लगाएं कहाँ? वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। जौनपुर से बड़ी खबर है। यहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष का एक वीडियो सामने आया है। लाइव वीडियो में दबंग महिलाओं के बाल खींचते और घसीट कर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आसपास के खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रामपुर थाना क्षेत्र के सिरोली गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। जौनपुर की ये खबर है। आप देखिए कि किस तरह से एक महिला के साथ बदसलूकी की जा रही है। अब घसीट कर ले जाते हुए कुछ नजर आ रहे हैं कुछ दबंग। देखिए, बालों से खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि वहां कितने सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी उस महिला को बचाने की कोशिश नहीं करता। सभी तमाशबीन बने हुए हैं। तो देखिए, ये जौनपुर के दबंगों की करतूत है। उधर फतेहपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यह कल्याणपुर के मुरादीपुर रोड किनारे एक महिला का शव झाड़ियों में जलता दिखाई दिया तो हड़कंप मच गया है। शव जलता देख ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। युवती की हत्या कर शव जलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। सुबह इंस्पेक्टर कल्याणपुर को कंसपुर गंगोली के पास में एक शव के होने की सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर कल्याणपुर के द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा तो उसमें एक युवती का जला हुआ शव वहां पर बरामद हुआ। इसकी सूचना पर मेरे द्वारा और जिलाधिकारी फतेहपुर के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पंचायतनामे के बाद इसमें शिनाख्त हेतु प्रयास किए जा रहे हैं और साथ के साथ में हमारी फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और सर्विलांस की टीम को भी इसमें लगाया गया है। जल्द ही शिनाख्त कर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से 38 पेटी हरियाणा की देसी शराब और कार बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में बनी शराब को तस्कर यूपी के अलीगढ़ लेकर जा रहे थे। इसी बीच बुलंदशहर की खुर्जा कोतवाली देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोक लिया और लाखों रुपए की शराब बरामद की है। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस टीम लगातार अंतर्राज्यीय वाहनों की चेकिंग कर रही है। इसी दौरान हुई चेकिंग में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। कल रात्रि में थाना खुर्जा देहात पुलिस द्वारा अपने क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी और जैसा कि निकट भविष्य में पंचायत चुनाव होने हैं तो इस नज़रिए से वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान जब एक वाहन जो हरियाणा नंबर का था उसको मामन पुल के पास रोककर चेक किया गया तो एक टोयोटा कोरोला गाड़ी थी जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। इनके पास से 38 पेटी हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुई है। इस प्रकार एक टोयोटा कोरोला कार बरामद हुई है, 38 पेटी शराब बरामद हुई है और 2 व्यक्ति जो हरियाणा के ही निवासी हैं वो पकड़े गए हैं। प्रयागराज पुलिस ने अंतर जनपदीय गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये बंजारों का गैंग है। ये पहले 4-5 किलोमीटर के एरिया में रैकी करता है। इसके बाद बड़ी ही आसानी से गैंग के कुछ सदस्य सुनसान घर के अंदर दाखिल होकर लूट की घटना को अंजाम देते हैं। कौंदियारा थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसको लेकर पुलिस भी परेशान थी। बदमाशों के पास से चोरी के आभूषण, नकदी, बम, हथियार और पेचकस बरामद किए गए। आज जनपद प्रयागराज के अंतर्गत क्राइम ब्रांच की टीम, थाना कौंदियारा और थाना थरवई की जॉइंट टीम ने एक बेहतरीन कार्य करते हुए बंजारा गिरोह का 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
ये सदस्य मूलतः विभिन्न क्षेत्रों में बंजारों के रूप में टहलते थे और उन क्षेत्रों में रेकी किया करते थे। जो एकांत में घर मिलते थे वहाँ पर ये चोरियाँ कारित करते थे। साथ में अगर जब ये चोरियाँ करते थे तो कोई व्यक्ति अगर इन्हें देख लेता था या पकड़ लेता था तो उससे बचने के लिए उस व्यक्ति की हत्या कर देते थे। जाँच क्रम में, पूछताछ के क्रम में इन्होंने ये स्वीकार किया कि थरवई में जो 2019 में एक दंपत्ति की हत्या की गई थी। प्रयागराज के गंगा पार के इलाके में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट और बवाल में एक बच्ची की जान चली गई है। मामला सराय इनायत थाना क्षेत्र के अमर शाहपुर गांव का है। दरअसल बुधवार की शाम खेत में बकरी घुसने को लेकर दो पक्षों की महिलाओं में विवाद हुआ था और देखते ही देखते बात यहां तक बढ़ गई कि दोनों पक्ष की महिलाएं आपस में भिड़ गई और दोनों में जमकर मारपीट होने लगी। इस मारपीट में एक बच्ची को गहरी चोट लग गई, जिसकी इलाज के दौरान जान चली गई। दो पक्षों के बीच खेत में बकरी जाने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण वहां पर दो पक्ष की महिलाओं के बीच आपसी मारपीट हुई। इसमें एक पक्ष से एक महिला और उसकी बच्ची तथा दूसरे पक्ष से एक महिला घायल हुए। इलाज के दौरान एक बच्ची की मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच पड़ताल की गई तो खेत का विवाद और बकरी घुसने का विवाद सामने आया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जिस रॉड से प्रहार किया गया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में गैंगरेप पीड़ित के पिता की संदिग्ध हालत में मौत मामले में पुलिस ने दरोगा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी दरोगा देवेंद्र यादव इस समय कन्नौज में तैनात है। दरअसल गैंगरेप पीड़ित के पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद नाराज परिजनों ने कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगाते हुए हंगामा किया था। उधर डीआईजी कानपुर प्रतिंदर सिंह ने कहा है कि गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की तह तक जाएगी और पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। जो मेडिकल के लिए वो पीड़िता आई थी, तो पीड़िता के पिता उसके साथ थे। तो सीएचसी में मेडिकल होने के बाद वो सीएचसी घाटमपुर पे थे। तो पिता जब चाय लेने के लिए बाहर गए, चाय पीने के लिए बाहर गए, तो पिता और उसके भाई साथ में थे। तो ये संज्ञान में आया है कि एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक से एक्सीडेंट होने के बाद उनको इलाज के लिए हैलट हॉस्पिटल लाया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस पूरी घटनाक्रम को, एक्सीडेंट को प्रॉपरली हम प्रयास कर रहे हैं इसको वर्कआउट करने का, और हमारी टीमें जो लगी हैं वो इंश्योर करेंगी कि जल्द से जल्द इन दोनों घटना का अनावरण करें। नोएडा से खबर है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्तिकार और पद्म भूषण से सम्मानित राम सुतार के घर चोरी हुई है। आरोप घर के नौकर पर ही लगा है। बताया जा रहा है कि 26 लाख रुपए नगद और लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गया है नौकर। 3 दिन पहले ही वो काम पर रखा गया था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच भी तेज कर दी है। देखिए, सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में सेक्टर 19 है। यहाँ पर श्री राम सुतार जी का मकान है, जो फेमस हमारे स्कल्पटर हैं। और इनके घर में एक नौकर पिछले 4 दिन पहले आया था। इनफैक्ट एक नौकर बहुत दिनों से यहाँ पे काम कर रहा था, वो अभी छुट्टी पर गया है। उसके बदले दिल्ली के एक प्लेसमेंट एजेंसी ने इस लड़के को यहाँ पर भेजा था और ये 5 दिन से यहाँ अभी इस घर में काम कर रहा था। आज घर के सभी लोग कहीं कुछ सामान खरीदने गए थे, जो लोग घर में थे। उन लोगों के एब्सेंस में इसने यहाँ कुछ रुपए, पैसे और कुछ वैल्यूएबल्स लेकर के फरार हो गया है। और ये टीम लगातार, हम उसके पीछे लगे हुए हैं। उसको चेज करके उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे, इसे वर्कआउट करेंगे। गोरखपुर में जिला पंचायत के संभावित प्रत्याशी रितेश मौर्य की हत्या कर दी गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई हैं। मामला गगहा थाने के इटावा चौराहे के पास का। थाना गगहा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति है रितेश मौर्य जी, इनको गोली मारी गई है और जिला अस्पताल लाया गया उनको और उनको यहाँ मृत घोषित कर दिया गया है। टीमें लगी हुई है। क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और एसपी साउथ के नेतृत्व में हमने टीम बनाई है और तत्काल टीमें बना करके और अभियुक्तों की अरेस्टिंग करने के लिए और जिन्होंने भी बदमाशी करी है उनको कार्रवाई करने के लिए और घटना को वर्कआउट करने के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई है और तत्काल प्रभाव से। उधर कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने बजरंग दल के जिला संयोजक के घर पर हमला कर दिया। बाइक से आए बदमाशों ने नरेश तोमर के घर पर बमबाजी की और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। जिक्र कर दिया गया है और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कितने बम थे? 300। अभी तक जो उसमें जो सीसीटीवी फुटेज में जो भी हम लोग प्रयोग देखे हैं उसमें 3 बम लगभग लग रहा है। 3 बम या 4 बम जो भी हैं। एफएसएल टीम को
और साथ ही साथ बम के उसमें जो भी FSL टीम को हम लोग भेजेंगे वो भी मौके पर रवाना है और शीघ्र ही घटना का अनावरण करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में देर रात 2 अलग अलग थाना इलाकों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खास बात यह है कि पुलिस ने थाना नौचंदी इलाके में 4 साल की बच्ची को अगवा कर दरिंदगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सरधना में मुठभेड़ के दौरान 5 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेरठ के सौराब गेट बस अड्डे से एक 4 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था। बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी की तलाश पुलिस कई दिनों से कर रही थी। कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद भी शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाल इलाके का है, जहां शादी समारोह में डीजे पर डांस करने के दौरान एक व्यक्ति ने रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग की और फायरिंग का वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि मामले में पूछने पर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। ऐसी ही कुछ कहानियां हैं कॉर्पोरेट क्षेत्र से जो सामाजिक लक्ष्यों को पाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। विश्व महिला दिवस के मौके पर डेलॉयट ने भारत में अपनी विश्व स्तरीय मुहिम वर्ल्ड क्लास की शुरुआत की है, जो भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेगी। डेलॉयट ने भारत में वर्ल्ड क्लास नाम की विश्व स्तरीय पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 1 करोड़ महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, कौशल विकास और मौके उपलब्ध करवाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की है। World Class Initiative aims to provide with an opportunity to gain foundational skills, soft skills, and future-ready skill sets, which allows them to emerge as equivalent participants in the workforce. भारत में डेलॉयट की वर्ल्ड क्लास पहल का उद्देश्य भारत की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रभावी समाधान देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का है। इसके साथ ही कॉर्पोरेट्स, सरकार और गैर लाभकारी संस्थाओं के सहयोग से शिक्षा और कौशल के बीच पड़ी गहरी खाई को मिटाना भी इनके लक्ष्यों में से एक है। Our future initiatives includes launching a global education challenge in collaboration with the World Economic Forum and the Uplift platform. We'll be mentoring a cohort of winners who would be innovators and will shift the needle in the space of education and skill development. डेलॉयट की ये नई पहल स्वाभिमान भारत के लिए सही समय पर सही दिशा में एक अनोखा कदम है। तो भारत की ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखते रहे नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत में। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।